बच्चों, कल आरओआर और अभिकर्मकों के विलुप्त और उत्पादों के निर्माण होने की दरें पढ़ने के बाद और सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, उन पर अलग अलग कंडीशन पढ़ने के बाद, आज हम आखिरी में कल जाते जाते पहले पढ़ कर गए थे कि आरओआर को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। उनके हमने नाम लिखे थे। उनमें सांद्रताएं, तापमान, उत्प्रेरक मुख्य थे जिनके बारे में हमें डिटेल से बात करनी है। बाकी और भी कई कारक हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह की कहानी हमारे पास है। आज हम इसी पर आधारित सांद्रताओं पर निर्भरता देखने के लिए कानून पढ़ रहे हैं, जो कि है द्रव्यमान सक्रियता का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। गुलबर्ग और वागले ने इसे प्रपोज किया था, इसके बारे में बात करेंगे। इस नियम से हमें कुछ सरल अभिक्रियाओं की दर सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करती है वो जानने में मदद मिलेगी। तो आइए जरा इसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो जो इस कानून में है वो ये है कि ये सरल अर्थात एकल पदीय अभिक्रियाओं के लिए लागू है। किनके लिए लागू है? सरल अर्थात एकल पदीय अभिक्रियाओं के लिए ही लागू होता है। ठीक, क्या कहता है? तो कानून ये कहता है किसी भी सरल अभिक्रिया की दर किसी भी सरल अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के सक्रिय अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के सीधे समानुपाती होती है। अब जरा हम इसको डिटेल में बात करें कि कहने का क्या मतलब है कि एक सरल अभिक्रिया की गति उस अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक हैं उनके सक्रिय द्रव्यमानों के सीधे समानुपाती होती है। इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखें क्या होगी ये। मान लीजिए मैंने माना कि अल्फा ए से उत्पाद, या मैंने कहा कि ए से उत्पाद एक सरल अभिक्रिया है। क्या है? एक सरल अभिक्रिया है। अब आप इसकी दर लिखना चाह रहे हैं, तो नियम क्या कहता है कि इस अभिक्रिया की दर जो है, दर यानी आरओआर जो है, वो समानुपात होगी किसके? ए के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपात होगी। ठीक, इस तरह से हम लोग बात कर रहे होंगे। मान लीजिए अगर हमारी अभिक्रिया कुछ ऐसी है और ये भी क्या है? सरल है, तो कानून के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि जो दर होगी वो समानुपात होगी ए का द्रव्यमान, ए का सक्रिय द्रव्यमान गुणा बी का सक्रिय द्रव्यमान, इसके समानुपात हो जाएगी। ठीक, उसी तरह अगर हम बात करें, हमारे पास हो जाए 2a से उत्पाद और ये अगर सरल हो तो हम क्या लिखेंगे? इस अभिक्रिया की दर किसके समानुपात होगी? ए का सक्रिय द्रव्यमान। दो बार लिखना पड़ेगा। और क्यों दो बार लिखना पड़ेगा? क्योंकि इस अभिक्रिया को हम क्या लिख सकते हैं? इस अभिक्रिया को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए गिविंग यू उत्पाद। इसका मतलब ये हो गया कि दो अभिकारक हैं, एक ए है दूसरा भी है, तो ए गुणा ए, तो ये क्या हो गया? पावर 2 चढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी अभिक्रिया कुछ ऐसी हो, अल्फा ए प्लस बीटा बी गिविंग यू उत्पाद, राइट, ऐसी अगर हमारी अभिक्रिया हो तो यहाँ पर जो दर समानुपात होगी वो होगी ए का द्रव्यमान, ए का सक्रिय द्रव्यमान की घात अल्फा, राइट, या अल्फा की जगह मान लीजिए हम एक्स और वाई लिख देते हैं, एक्स स्मॉल ऑफ वाई
तो की घात x और B का सक्रिय द्रव्यमान की घात y, ये हमारा दर हो जाएगा। तो इस तरह से ये कानून है हमारे पास और ये कहते हैं, राइट। तो इसका मतलब हमने इस कानून से क्या पढ़ा, हमने इस कानून से ये पढ़ा, जरा ध्यान देंगे कि यदि अल्फा x मोल ऑफ A प्लस y मोल ऑफ B मिलकर उत्पाद बनाते हैं और ये एक सरल अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया की दर ROR बराबर क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनलिटी का अनुपातिक कोई नियतांक लगा दिया हमने K और लिख दिया यहाँ पर A की पावर x और B की पावर y, राइट। इस तरह की बात हमने की और ये इसके लिए अभिक्रिया की दर आ गई। तो द्रव्यमान सक्रियता का नियम सरल अभिक्रियाओं के लिए लागू है और सरल अभिक्रियाओं की दर की A और B के सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भरता बताता है। जहां पर इस ये जो कोष्टक में ये है, ये क्या बताता है, A का सक्रिय द्रव्यमान और ये कोष्टक में जो B है ये बताता है B का सक्रिय द्रव्यमान। तो इस तरह की बातें आपके सामने हैं कि अगर सरल अभिक्रियाएं हैं तो हमारे पास सरल अभिक्रियाओं के लिए दर का नियम या उनकी दर की सक्रिय द्रव्यमानों पर निर्भरता कुछ इस प्रकार होती है। उत्पाद से हमें कोई लेना देना नहीं होता, निर्भरता केवल किस पर होती है, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान पर ही निर्भरता होती है। कौन से अभिकारक, तो जो भी अभिकारक है सबके सक्रिय द्रव्यमान के साथ सीधे समानुपाती होती है। तो अगर केवल एक है तो एक के सक्रिय द्रव्यमान, दो है तो एक का और दूसरे का, एक ही है लेकिन दो बार है तो दो बार आ जाएगा, तो पावर दो चढ़ गई। इसका मतलब अगर पावर ये a x बार है और ये y b y बार है, तो इसे हमने कैसे समझा, a प्लस a कितनी बार, x टाइम्स प्लस फिर क्या है b प्लस b, ये तो पूरा हो गया यहाँ तक, प्लस b कितनी बार, y टाइम्स और उत्पाद, ये हमारी अभिक्रिया हो गई। ठीक, तो इस तरह की बात हमारे पास आ गई। अब हमारे पास मुद्दे की बात है कि ये सक्रिय द्रव्यमान होता क्या है, इसकी बात हम करें, राइट। और हम बात करें कि अभिक्रिया सरल कब होगी, इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में बात करें, क्योंकि ये सरल के लिए ही लागू हो सकता है, राइट, और किसी के लिए लागू नहीं हो सकता। तो इसकी सबकी बातें हम लोग थोड़े देर में कर रहे होंगे। सबसे पहले हमें जो समझना चाहिए वो समझना चाहिए सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है। तो आइए सबसे पहले बात करें सक्रिय द्रव्यमान की। तो बच्चों सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है, देखो वैसे तो इसकी लंबी चौड़ी कहानी है सक्रिय द्रव्यमान की। राइट, सक्रिय द्रव्यमान को अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिव मास। तो इसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है लेकिन आप इसे शॉर्ट में समझ सकते हैं, राइट। वो ये कि परिभाषा के रूप से तो किसी अभिक्रिया के लिए दिए गए अभिकारक का वह भार जो अभिक्रिया उस दी गई अभिक्रिया में होने में रुचि रखता हो या उसके लिए सक्रिय हो, राइट। तो अभिकारक का वह भार जो दी गई अभिक्रिया के लिए सक्रिय हो, अगर शब्दों में आपको समझना होगा तो ऐसे, तो अभिकारक का वह भार जो दी गई अभिक्रिया के लिए सक्रिय हो। इसकी बात हम लोग जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए 11वीं कक्षा में जो बच्चे मोशन में पढ़ चुके हैं उनके लिए बता दूं, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात एक बार रासायनिक साम्य में कर चुके हैं, वहाँ पर हमने और अच्छे से डिटेल में बात की थी। आज मैं उतनी डिटेल में नहीं बात कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि वहाँ पूरी डिटेल में बात करने के बाद कंक्लूजन हमने यही निकाला था कि हमें यही पता होना चाहिए कि सक्रिय द्रव्यमान बराबर किसके होता है, बाकी और सिद्धांतिक और थ्योरी से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं आज थ्योरी थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में थोड़ी सी शॉर्ट में बात कर रहे होंगे। हम डायरेक्ट इस ये जानने से मतलब रखेंगे कि सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या, क्यों की बात हम लोग कम कर रहे होंगे। उसकी कहानी हम केवल इस परिभाषा से ही समेट देंगे और उसके आगे ज़्यादा इसमें बात नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, कि सक्रिय द्रव्यमान किसके बराबर। तो अब जरा ध्यान से देखिए,
गैसीय अवस्था में उपस्थित कारकों के लिए, अगर कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में उपस्थित है तो उसका सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा, इसकी बात कर रहे हैं। तो गैसीय अवस्था में उपस्थित कारकों के लिए सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा, तो क्या लिख रहे हैं, गैसीय अवस्था में उपस्थित कारकों के लिए सक्रिय द्रव्यमान बराबर मोलरता होगा। क्या होगा, मोलरता, या आंशिक दाब भी लिख सकते हैं आप। मुख्यतः तो हमें क्या लिखनी है, मोलरता ही लिखना है, कभी कभी हम लोग आंशिक दाब भी कन्वर्जन कर देते हैं। ठीक, ये तो हो गई गैसीय अवस्था। विलयन में उपस्थित स्पीशीजों के लिए, विलयन में घुली हुई स्पीशीजों के लिए तो इनके लिए क्या होगा, सक्रिय द्रव्यमान बराबर, इनकी भी क्या हो जाएगी, मोलरता। क्या हो जाएगी, मोलरता। अब बात हो गई शुद्ध ठोस, तीसरी बात, शुद्ध ठोस एवं शुद्ध द्रव अवस्था में उपस्थित स्पीशीजों के लिए तो इनके लिए सक्रिय द्रव्यमान बराबर कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम क्या लिख देते हैं, 1। तो ये हमारे पास अलग अलग भौतिक अवस्था में उपस्थित पदार्थों के लिए सक्रिय द्रव्यमान आ गया। मूलतः हम देखें तो या तो ये मोलरता है या फिर ये कांस्टेंट है। तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम इसे बात कर लें तो कि हम बात कर सकते हैं किसके बराबर, कि अगर लिखना है XA प्लस YB बराबर उत्पाद और इसे सरल मानना है तो आप क्या लिख सकते हैं, दर बराबर K कांस्टेंट A की मोलरता की पावर X, B की मोलरता की पावर Y। अच्छा, इनका कांस्टेंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनकी मोलरता नियत रहती है, राइट, बदलाव नहीं होता है। इसका मतलब ये कांस्टेंट रहेगी तो इसमें घुस जाएगी। इसका मतलब ये केवल किसके लिए लागू है, ठोस गैस और विलयन में घुली हुई स्पीशीजों के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये बात आ गई हमारी, द्रव्यमान सक्रियता का नियम केवल किसके लिए लागू है, तो केवल लागू है सरल अभिक्रियाओं के लिए। और क्या कहता है, अभिक्रिया की दर जो है वो समानुपात होती है अभिकारकों की सांद्रताओं के, राइट, पर घात जो उनके सामने गुणांक लिखा हुआ है वो। दूसरी बात, अभिक्रिया सरल कब होगी और कब नहीं होगी इसके बारे में अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है। अभी हमने केवल इतनी बात की है कि अभिक्रियाएं, अभी हमने केवल इतनी बात की कि अगर दी गई अभिक्रिया के बारे में हमें बोला गया हो कि ये सरल है, तो हम ये जानकर कि अभिक्रिया सरल है उसके लिए ऐसा उसका दर लिख सकते हैं, या उसकी दर इस तरह से सांद्रताओं पर निर्भर कर रही होगी। इतनी सी बात हमें कौन बताता है, द्रव्यमान सक्रियता का नियम बता रहा होता है। अब आइए जब बात करें तो दर की सांद्रता पर निर्भरता वगैरह ये सब दर्शाने के लिए हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसके बारे में अब हम बात करते हैं, राइट। वो है रेट लॉ या दर का नियम, राइट। तो अब हम बात कर रहे हैं रेट लॉ या दर के नियम के बारे में, ठीक। एक कुछ बच्चों की डिमांड आती है, सर थ्योरी बहुत हो गया है तो एक दो सवाल करा देते हैं। तो आइए बच्चों, सरल अभिक्रिया और पुरानी बातें पढ़ी हुई पर मैं एक पहले सवाल करा देता हूँ, फिर हम दर के नियम पर बात करेंगे। तो मैंने कहा कि 2A प्लस B से उत्पाद, ये एक सरल अभिक्रिया है। क्या है ये, सरल अभिक्रिया है, ऐसा मैंने कहा। आपको क्या पूछा मैंने, ज्ञात कीजिए या लिखिए ROR का व्यंजक, दूसरा A एवं B के विलुप्त होने। थैंक यू बच्चों, आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं
आप अगर इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं। कि दर का व्यंजक, ये 4 एक्सप्रेशन आपको लिखने हैं, बताना है, इनकी सांद्रताओं पर निर्भरता दर्शानी है। तो सवाल बहुत आसान है, इसकी बात हम लोग करें तो ये बहुत आसानी से किया जा सकता है क्योंकि हमें सरल अभिक्रिया दी हुई है। सरल अभिक्रिया जब हमें दी हुई है तो हम बात कर सकते हैं किसकी, राइट, हम बात कर सकते हैं इसके दर की। तो ROR बराबर क्या हो जाएगा, K A पर घात 2, A की सांद्रता पर घात 2 और B पर 1। ठोस या द्रव होंगे तो सांद्रताएं 1 हो जाएंगी, वो हमें नहीं लिखा तो हम सांद्रताएं लिखकर चल रहे हैं, राइट। अब हम ये भी जानते हैं जो हमने पिछले टर्न पर पढ़ा उससे कि अभिक्रिया की दर बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1/2 A के विलुप्त होने की दर बराबर 1/1 B के विलुप्त होने की दर। तो जब ये दोनों यहाँ से आ गए तो हमने इसे बराबर कर दिया, बराबर ROR, तो किसके बराबर होगी, K A पर पावर 2 और B पर पावर 1। तो हमने इनसे बराबर करके दोनों के लिए वैल्यू निकाल ली। तो जरा देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, तो ये आ रहा है हमारे पास -dA/dt, ये -dA/dt, इन दोनों को बराबर किया तो 2 इधर आ गया, बराबर 2K A की सांद्रता पर घात 2 B की सांद्रता पर घात 1। इस तरह से dB के लिए लिखेंगे तो -dB/dt बराबर क्या हो जाएगा, K। इस तरह से आपके पास 2 अलग अलग व्यंजक आ जाएंगे जिनकी बात हम लोग कर रहे होंगे। तो ये अभिक्रिया की दर का व्यंजक आ गया, ये A के विलुप्त होने की दर का व्यंजक और ये B के विलुप्त होने की दर का। तो ये सिंपल चीज़ें हैं जिसे आप कभी भी और कैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा फफूंद नहीं है। ये लिखना भी हमको आता है और ये अभी अभी हमने लिखना सीखा, तो बस बराबर ही करना था, राइट। तो हम अगर कंफर्टेबल हैं तो आगे बढ़ सकते हैं किसके लिए, दर के नियम के लिए। तो बात करना चाह रहे हैं हम लोग किसकी, दर के नियम के लिए की। आप अगर चाहें तो नोट डालकर ये लिख सकते हैं सरल अभिक्रिया, साथ ही साथ यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, 1/x A के विलुप्त होने की दर बराबर 1/y B के विलुप्त होने की दर। कुछ उत्पाद होंगे तो उनके सापेक्ष भी आप लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने उत्पाद में लिख दिया गामा स्मॉल ऑफ C, तो बराबर क्या लिख दिया, 1/गामा C के निर्माण की दर। इस तरह से हम इन्हें लिख सकते हैं, इनमें कोई तकलीफ हमें नहीं आनी चाहिए, राइट। तो ये बात हमारे पास आ गई। आइए अब बात करते हैं रेट लॉ, दर के नियम की। तो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों रेट लॉ, दर का नियम। किसकी बात कर रहे हैं, रेट लॉ, दर के नियम की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये होता क्या है, तो दर की विभिन्न कारकों पर निर्भरता दर्शाने वाला व्यंजक क्या है, ये दर की विभिन्न कारकों मतलब विभिन्न कारकों में कौन सी, मुख्यतः सांद्रता एवं ताप एवं उत्प्रेरक पर निर्भरता दर्शाने वाला व्यंजक। व्यंजक अगर कुछ लोगों को तकलीफ लग रहा हो तो एक्सप्रेशन या दर्शाने वाली समीकरण, शुद्ध हिंदी में हम अगर बात करें तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, दर का नियम। सामान्य अभिक्रिया के लिए, दूसरा पॉइंट, एक अभिक्रिया के लिए एक जनरल, कोई भी जनरल अभिक्रिया ले लो, एक जनरल अभिक्रिया के लिए, जनरल अभिक्रिया कैसी है, x मोल ऑफ A y मोल ऑफ B से मिल रहा है z मोल ऑफ C, राइट, के लिए दर का नियम, z मोल ऑफ C के लिए दर का नियम के लिए रेट लॉ निम्न हो सकता है या निम्न प्रकार से लिखा जाता है।
कैसे लिखा जाता है ध्यान से देखना। तो हम लिखेंगे ROR बराबर के ए की सांद्रता पर घात P, B की सांद्रता पर घात Q, C की सांद्रता पर घात R। ठीक, इस तरह की बात। R अगर ये गामा से आप कंफ्यूज होते हैं तो R इस तरह का लिख लीजिए, ये आ गया। अगर कोई कैटलिस्ट, एक काम करते हैं, यहाँ पर D लिखते हैं और यहाँ कैटलिस्ट C लिखते हैं, तो C की घात R और D की घात S, इस तरह की बात हम करते हैं। C जो है यहाँ पर क्या है, उत्प्रेरक है। C क्या है यहाँ पर, उत्प्रेरक है। ये दर का नियम कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया के लिए दर का नियम। अभिक्रिया क्या है, X मोल A Y मोल B से मिलकर Z मोल D बनाता है उत्प्रेरक C की उपस्थिति में। तो A और B C उत्प्रेरक C की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, D बनाते हैं। X मोल A Y मोल B C उत्प्रेरक की उपस्थिति में Z मोल D का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया है। इसकी दर इस प्रकार लिखी जा सकती है, जहां पर ROR तो अभिक्रिया की दर है, राइट। K की बात थोड़ी देर में करते हैं। ये कुछ ये एवं ये क्रमशः A, B, C एवं D की सांद्रताएं दर्शाते हैं। A, B, C एवं D की सांद्रताएं दर्शाते हैं, राइट। अब P क्या है, A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, Q क्या है, B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, R क्या है, उत्प्रेरक C के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, S क्या है, उत्पाद D के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। इस तरह की बात हमारे पास है, राइट। अब हम और बात करें यहाँ पर, तो ये तो बात हमारी सरल की थी, अब हम इसे एक तरफ करते हैं, ठीक। अगला बिंदु क्या है, N बराबर P प्लस Q प्लस R प्लस S, राइट, बराबर अभिक्रिया की कुल कोटि। N क्या होता है, अभिक्रिया की कुल कोटि, अर्थात सरल रूप में ROR बराबर K गुणा सांद्रता की घात N हो सकता है, जहां पर N अभिक्रिया की कुल कोटि है, राइट, और ये सांद्रताएं हैं, सांद्रता पर घात N है। इस प्रकार की बात हम लोग कर रहे होंगे। P A के सापेक्ष, Q B के सापेक्ष, R C के सापेक्ष और S D के सापेक्ष, इस तरह का किसी भी सामान्य अभिक्रिया के लिए लिखा जा सकता है। अब हम कुछ और बात करें, तो ये पहला, तो यहाँ पर ये पहली बात हमने पढ़ी कि अगर ऐसी अभिक्रिया है तो ये दर का नियम। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये P और Q के बारे में, चौथी बात ये, और पांचवा की सरल रूप में ये हो सकता है। अब हम कुछ और बातों के बारे में बात करें, वो ये सबसे काम की बात और इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से देखना। P Q एवं S का क्रमशः X, Y एंड Z से कोई संबंध नहीं होता है। राइट, यानी P, Q और S का X, Y और Z से कोई संबंध नहीं होता है, कॉमा
यदि अभिक्रिया जटिल है, राइट, यानी अगर अभिक्रिया जटिल है यानी सरल अभिक्रिया के विपरीत है तो P, Q और S का यानी A के सापेक्ष कोटि का X से, B के सापेक्ष कोटि का Y से और D के सापेक्ष कोटि का Z से, और अच्छे से समझे, A के सापेक्ष कोटि का X यानी A के गुणांक से, B के सापेक्ष कोटि Q यानी का Y से यानी B के गुणांक से, और उत्पाद D के सापेक्ष कोटि S का उत्पाद D के गुणांक Z से कोई संबंध नहीं होता। कब? यदि अभिक्रिया जटिल है। तो ये तो पॉइंट नंबर A हो गया, छठे का A पार्ट। B पार्ट क्या कह रहे हैं? यदि अभिक्रिया सरल है, जिसके बारे में हम अभी अभी पढ़कर आए, यदि अभिक्रिया सरल है तब P का मान X के बराबर होगा, Q का मान Y के बराबर होगा और S का मान बराबर 0 होगा, R का मान भी बराबर क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब क्या है? यदि अभिक्रिया सरल है तो रस समीकरण मितीय गुणांक ही अभिकर्मक के सापेक्ष कोटि हो जाएगा और उत्पाद के सापेक्ष कोटि शून्य होगी, राइट। तो अभिक्रिया सरल है तो क्या कंक्लूजन निकला? अभिकर्मक के सापेक्ष कोटि अभिकर्मक के सापेक्ष कोटि बराबर रस समीकरण मितीय गुणांक उत्पाद के सापेक्ष कोटि बराबर 0, उत्प्रेरक के सापेक्ष कोटि बराबर 0। राइट, इसकी बात हम लोग कर रहे होंगे। तो आप क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें कुछ नहीं दिया, जनरल अभिक्रिया दी है तो ऐसे लिख देंगे, जहां पर ये P A के सापेक्ष कोटि, Q B के सापेक्ष कोटि, R उत्प्रेरक C के सापेक्ष कोटि, S उत्पाद D के सापेक्ष कोटि, ये कोष्टक में लिखी हुई चीजें सांद्रताएं हैं। ये इस तरह से दर की निर्भरता आ गई सांद्रता पर। जनरल रूप में P प्लस Q प्लस R प्लस S का मान हम N लिख सकते हैं, उसे अभिक्रिया की कुल कोटि कहा जा सकता है। यानी इसी अभिक्रिया के लिए सरल रूप में आप दर का नियम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, R बराबर K गुणा सांद्रता की घात N, राइट। फिर बोल रहे हैं कि P Q और यानी P यानी A के सापेक्ष कोटि, Q यानी B के सापेक्ष कोटि, R यानी C के सापेक्ष कोटि और S यानी उत्पाद D के सापेक्ष कोटि का, इनके रस समीकरण मितीय गुणांकों X Y Z से कोई संबंध नहीं होगा यदि अभिक्रिया कैसी है? जटिल है। और बोल रहे हैं यदि अभिक्रिया सरल है तो P का मान A के गुणांक यानी X के बराबर होगा, Q का मान Y के बराबर होगा, S उत्पाद के सापेक्ष कोटि शून्य होगी, उत्प्रेरक के सापेक्ष कोटि शून्य होगी। इसका मतलब सरल अभिक्रिया में ये हिस्से उड़ जाएंगे, केवल अभिकर्मक वाले हिस्से आएंगे और पावर भी यानी कोटि भी किसके बराबर आएगी? जो गुणांक दर्शा रखा होगा उसके बराबर आ रही होगी। इससे ज्यादा यहाँ पर अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं समझाया। हो सकता है आपको बहुत ये लग रहा हो कि कितना सारा आपने पढ़ा दिया, लेकिन मैंने सरल रूप में केवल इतनी सी ही बात आपको बताई है, राइट। तो अगर ऐसी अभिक्रिया, मैं इसे शॉर्ट में लिखूं तो हमारे पास जरा क्या निकल कर आया, ध्यान से देखना। ये सारी बातें तो हमें समझ में आएगी और हमने लिखी ली। यदि ऐसा है, राइट, तो अब हमने दो बातें लिख दी यहाँ पर। पहला ये जटिल अभिक्रिया है तो, राइट, जटिल अभिक्रिया है। और साथ ही साथ क्या काम की बातें लिखी, इंपॉर्टेंट बातें, P Q S का X Y एवं Z से कोई संबंध नहीं है। अर्थात इसका क्या मतलब है? P प्लस Q प्लस S बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, किससे? X प्लस Y प्लस Z से।
सिमिलरली और क्या मतलब है इसका कि P जो है वो बड़ा, बराबर या छोटा हो सकता है x से, एंड Q जो है बड़ा, बराबर या छोटा हो सकता है y से, एंड S जो है बड़ा, बराबर या छोटा हो सकता है किससे, z से। तो ये तीनों बातें हैं इस तरह का, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। और ये है, ये तो कहानी हो गई किसके लिए, अगर अभिक्रिया जटिल है तो। अगर अभिक्रिया सरल है तब की हम बात करें, तो जब अभिक्रिया सरल है तब की हम बात करें तो कहानी क्या आएगी, जरा ध्यान से देखें। तो इसी का, अगर ये अभिक्रिया सरल है, अगर ये कैसी अभिक्रिया है, सरल अभिक्रिया है, तो द्रव्यमान सक्रियता नियम के हिसाब से आप क्या लिख सकते हैं, क्या हो जाएगी इसकी, ROR बराबर K A की सांद्रता पर घात x, B की सांद्रता पर घात y, ये हो जाएगी। यानी यहाँ पर इसी में P बराबर क्या हो गया, अगर ढंग से देखें तो P बराबर हो गया x, Q बराबर हो गया y, S बराबर हो गया 0 और R बराबर भी हो गया 0। इस तरह की कहानी आ गई और दर का नियम छोटा हो गया। तो ये सवाल पूछने वाला बताएगा कि अभिक्रिया सरल है या नहीं। सरल होगी तो हम ये लिख देंगे, अगर उसने नहीं बताया तो हमें ऐसा कुछ मानना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अगर हमें व्यवस्था दी होगी P Q R निकालने की तो हम ऐसा मानकर चलेंगे, व्यवस्था नहीं दी होगी तो हम सरल मानकर आगे बढ़ जाएंगे। पर अधिकांशतः जब भी हमें सरल माननी हो, सवाल पूछने वाले को देना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो अगर ऐसी कोई अभिक्रिया है, जटिल है, तो उसका दर का नियम ये होगा, जहाँ पर P Q R और S का x y z और से कोई संबंध नहीं होगा, राइट। P प्लस Q प्लस N टोटल को हम क्या कहेंगे, P प्लस Q प्लस N प्लस R को हम क्या कहेंगे, N कुल कोटि कहेंगे, राइट। और इस तरह से हमारे दर के नियम आ जाएंगे। दोनों ही दर के नियम को एक सरल रूप में क्या लिखा जा सकता है, ROR बराबर K गुणा सांद्रता पर घात N, जहाँ पर N अभिक्रिया की कुल कोटि हो जाएगी। जटिल होगी तो कुल कोटि का मान कुछ और सरल होगी तो कुल कोटि का मान कुछ और हो जाएगा। अब जब हमने ये दर के नियम लिखना सीख लिया है तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो इनमें जब हमने बात की तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो ये दर नियतांक और एक कोटि, इन दोनों के बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं दर नियतांक के बारे में। दर नियतांक के बारे में बात करते हैं। दोनों तरह के दर के नियम, सरल अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया, दोनों के लिए आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं K की। तो हेडिंग डालेंगे दर के नियम में K की, कि K क्या है, फिर आगे बात करेंगे। तो अब बात कर रहे हैं दर के नियम में ही किसकी बात कर रहे हैं, दर नियतांक, रेट कांस्टेंट K की। सबसे पहले तो मैं इसके अलग अलग नाम लिख दूं, दर नियतांक, या कुछ लोग इसे गति नियतांक भी बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, पहला नाम इसका अलग। दूसरा क्या नाम इसका, कुछ लोग बोलते हैं इसे विशिष्ट दर, स्पेसिफिक रेट, राइट। इस तरह से इसके अलग अलग नाम हैं। अब जरा बात करें तो परिभाषाएं क्या है। परिभाषाएं क्या है, तो विशिष्ट दर के रूप से इसकी परिभाषा आती है, जब दर नियम में उपस्थित सभी अभिक्रिया प्रजातियों की मोलरता बराबर 1 मोल पर लीटर हो, तब अभिक्रिया की दर यानी ROR का मान ही विशिष्ट दर अथवा दर नियतांक कहा जाता है।
ठीक, इस तरह की बात हमारे पास है। तो ये अलग अलग हमारे पास चीज़ें हैं जिनकी बात हम लोग कर रहे होंगे। तो दर नियतांक क्या है, दर नियतांक क्या है, तो अब हम इसे मैथमेटिकली समझें तो हमने क्या लिखा मैथमेटिकली, जरा ध्यान से देखना। तो हम क्या लिख रहे हैं कि ROR बराबर K गुणा सांद्रता की घात n। तो K बराबर क्या हो गया, तो हम पढ़ रहे हैं K बराबर क्या हो गया, ROR अपॉन सांद्रता की पावर n। या हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं एक इम्प्लीकेशन और है यहाँ से कि K बराबर ROR जब सांद्रता बराबर क्या हो जाए, 1 मोलर हो जाए, राइट। तो ये बोल रहे हैं K बराबर ROR जब सांद्रता क्या हो, 1 मोलर। तो ये तो विशिष्ट दर की बात कर रहे हैं, और ये यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी नियतांक के हिसाब से बात कर रहे हैं। ये तो हो गई K की परिभाषा या K का फॉर्मूला। अब K की इकाई, तो K की इकाई बराबर क्या हो जाएगी, ROR की इकाई अपॉन सांद्रता की घात n की इकाई। ठीक, n क्या है, अभिक्रिया की कोटि। तो K की इकाई क्या आ गई हमारे पास, तो K की इकाई आ गई हमारे पास, ध्यान से देखना, K की इकाई हो गई ROR की इकाई। तो ROR की इकाई है मोलरता बटा समय, नीचे सांद्रता इसने हमने मोलरता लिखा, और नीचे सांद्रता की घात n। तो ये क्या हो गई, मोलरता की पावर n, ये हो गई। तो K की इकाई क्या मिली हमें बच्चों, तो K की इकाई मिली मोलरता की पावर 1 माइनस n बटा समय। अब ये n क्या है, अभिक्रिया की कुल कोटि। इसका मतलब K की इकाई किस पर निर्भर करती है, K की इकाई अभिक्रिया की कुल कोटि पर निर्भर करती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहे, राइट, तो हमारी मोशन की पूरी टीम मोटिवेटेड रहेगी ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोज़ और कंटेंट आप लोगों तक पहुँचा सकें। ठीक, इस तरह की बात हमारे पास आ गई। तो K की इकाई क्या है, मोलरता की पावर 1 माइनस n बटा समय। तो K की इकाई निर्भर करती है अभिक्रिया की कुल कोटि पर निर्भर करती है, यानी कोटि बदलेगी तो अलग अलग इकाइयां हमें K की देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, क्या क्या देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, राइट। तो जरा देखते हैं K की अलग अलग इकाइयों के बारे में। तो जब हम अलग अलग इकाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर n बराबर 0 है तो K की इकाई क्या हो जाएगी, तो K की इकाई हो जाएगी n बराबर 0 में, ध्यान से देखना, मोलरता की पावर 1 माइनस 0 बटा समय। तो ये हो गई मोलरता बटा समय शून्य कोटि के लिए। प्रथम कोटि n बराबर 1 प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो K की इकाई क्या हो गई, तो मोलरता की पावर 1 माइनस 1 बटा समय। तो ये हो गई 1 बटा समय। ठीक, उसी तरह अगर हम बात करें n बराबर 2 की, तो मोलरता की पावर 1 माइनस 2 बटा समय। तो द्वितीय कोटि में क्या हो गई, मोलरता की पावर -1 और समय की पावर -1। सिमिलरली n बराबर -1 की बात करेंगे कोटि का मान, तो वन माइनस -1 बटा समय। तो ये हो गई मोलरता स्क्वायर बटा समय। तो अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग मान हो सकते हैं। ठीक, अलग अलग इकाइयां हो सकती है। इसका मतलब इकाई देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि कोटि कितनी होगी। इकाई क्या होती है, K की इकाई, तो मोलरता की पावर 1 माइनस n बटा समय। तो मतलब इकाई हमें दी हुई हो K की, तो भी हम क्या पता लगा सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि पता लगा सकते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई K की। दूसरी बात, K का मान किस पर निर्भर करता है, तो जो दर नियतांक दर समीकरण में K है, तो K का मान निर्भर करता है, एक आखिरी लाइन, K का मान
ताप एवं उत्प्रेरक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक, यानी टेम्परेचर बदलेगा तो के बदलेगा, और उत्प्रेरक प्रेजेंट होगा या नहीं होगा तो उसके हिसाब से के बदलेगा। तो आर ओ आर की अगर हम बात करें, दर का नियम जो हमारे पास सिंपल क्या है, दर का नियम आर ओ आर बराबर के गुणा सांद्रता की पावर n। इसकी अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो, ये जो है ये के तो बताता है टेम्परेचर और उत्प्रेरक पर निर्भरता, और सांद्रता की पावर n बताता है सांद्रता पर निर्भरता। तो इस तरह की बात हम लोग के आर ओ आर के व्यंजक के बारे में हो गई। ये बात हो गई हमारी के बारे में। के क्या है, बाकी निर्भर कैसे करता है ये डिटेल में हम बात बाद में करेंगे। तो के की डिपेंडेंस टेम्परेचर और उत्प्रेरक पर किस प्रकार होगी, ये चैप्टर के आखिरी हिस्से में करेंगे। बस अभी हमें याद रखना है कि के किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर और उत्प्रेरक की प्रेजेंस पर। के की इकाई क्या होती है, सांद्रता की घात 1 माइनस कोटि बटा समय, राइट। तो ये चीजें हमें अच्छे से याद रखनी है। बाकी यहाँ पर के क्या है, के का नाम क्या है, ये सारी बात। अब हम दर के नियम में एक और चीज हमने यूज की, क्या, कोटि। तो कोटि की बात करते हैं, और कोटि के साथ साथ ही एक और चीज की बात करेंगे जिसे कहते हैं हम आणुकता। कोटि ऑर्डर, अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया का ऑर्डर क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर पूर्णतया प्रायोगिक तथ्य है। ठीक, एक घात है, एक गणितीय संख्या है जिसे हम कोटि कहते हैं। कोटि का मान जटिल अभिक्रियाओं के लिए शून्य, भिन्नात्मक, ऋणात्मक हो सकता है। सरल अभिक्रियाओं के लिए केवल ऋणात्मक तथा पूर्णांक संख्या हो सकता है। केवल पूर्णांक संख्या हो सकता है तथा पूर्णांक संख्याओं में भी केवल 1 या 2 या 3 हो सकता है। ठीक, तो जरा कंडीशन है कि जटिल अभिक्रिया के लिए कोटि क्या हो सकती है, तो कोटि शून्य हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, पूर्णांक संख्या हो सकती है। सरल अभिक्रियाओं के लिए कोटि, तो कोटि केवल पूर्णांक संख्या होगी, पूर्णांक में भी केवल क्या होगी, या तो 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है। इस तरह की बात हम लोग कर रहे होंगे। तो कोटि का मान अगर शून्य है, भिन्नात्मक है, ऋणात्मक है, तो कंफर्म वो क्या है, जटिल है। कोटि का मान पूर्णांक है तो वो जटिल भी हो सकती है और सरल भी हो सकती है। कोटि का मान 1 या 2 या 3 है तो वो सरल भी हो सकती है और जटिल भी हो सकती है। बात समझ में आती है? यानी अगर कोटि शून्य, भिन्नात्मक और ऋणात्मक है तो आपको ज्यादा नहीं सोचना, अभिक्रिया डायरेक्ट बता सकते हैं कैसी है, जटिल है। लेकिन अगर कोटि जो है वो पूर्णांक संख्या है तो वो जटिल भी हो सकती है और सरल भी हो सकती है। कोटि का मान 1 या 2 या 3 है तो वो जटिल भी हो सकती है और सरल भी हो सकती है। इसका मतलब कब जटिल होगी और कब सरल होगी
तो अगर कोटि शून्य है, ऋणात्मक है, भिन्नात्मक है, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि वो जटिल होगी। लेकिन अगर कोटि पूर्णांक है, पूर्णांक में भी 1, 2 या 3 है, तो वो जटिल भी हो सकती है और सरल भी हो सकते हैं। इस पर कुछ थ्योरेटिकल सवाल अभी हम लोग कर रहे होंगे। कोटि का मान प्रायोगिक विधियों द्वारा प्रायोगिक विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है, और मुख्यतः किसके लिए? जटिल अभिक्रियाओं के लिए। किसके लिए? जटिल रिएक्शंस के लिए। किसके लिए बात की जा रही है? ये जटिल अभिक्रियाओं के लिए। कभी कभी इसी का पार्ट भी लिख सकते हैं, कभी कभी दर नियतांक k की इकाई द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, ये बात हम लोग कर रहे हैं कि दर नियतांक द्वारा सरल अभिक्रियाओं के लिए कोटि के मान का निर्धारण केवल अभिक्रिया के सरल होने पर ही पता लग जाता है, राइट। यदि अब दी गई अभिक्रिया को सरल कहा गया है तो कोटि का मान रस समीकरण मितीय गुणांकों के बराबर होता है। तो तीसरा बिंदु जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, यदि अभिक्रिया को सरल बताया गया है, सरल यानी एलिमेंट्री बताया गया है, जो कि हमने पहले टर्न पर ही बात कर ली थी, बतलाया गया है, तब कोटि बराबर अभिकारकों के गुणांकों, रस समीकरण मितीय गुणांकों का योग। ये आपको डायरेक्ट पता है कि कोटि क्या हो जाएगी? रस समीकरण मितीय गुणांकों के योग के बराबर हो जाएगी कोटि का मान। तो ये हमारे पास कोटि क्या है, कोटि का मान कब हो सकता है, क्या कब क्या हो सकता है, इस तरह से। ठीक, अब इसमें कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है उनकी हम बात करें नोट डालकर। यदि किसी अभिक्रिया की कोटि n बराबर 1 या 2 या 3 हो, तब वह अभिक्रिया सरल अथवा जटिल हो सकती है। इसका मतलब है कि आवश्यक नहीं है कि कोटि का n का मान 1, 2 या 3 आ जाए तो वो सरल ही होगी। वो क्या हो सकती है? सरल अथवा जटिल भी हो सकती है। आपको आंख बंद करके उसे सरल नहीं मान लेना है, बल्ले बल्ले नहीं कर देनी है कि 1 या 2 या 3 आ गया, अरे अब तो मजा आ गया, तो सरल हो गई, हमारा सारा काम आसान हो गया। वह जटिल भी हो सकती है। दूसरी बात जो हम कहें वो ये, यदि किसी अभिक्रिया की कोटि शून्य, भिन्नात्मक और ऋणात्मक है, ये तीन चीजें देखिए, ये हमारी नहीं आ रही हैं किसमें? सरल में। यानी अगर ऐसा कुछ है तो आप आंख बंद करके क्या कह सकते हैं कि अभिक्रिया क्या होगी? जटिल होगी। क्या होगी? अभिक्रिया जटिल होगी। तो इस तरह की बातें हमको ध्यान रखनी है, राइट। कोटि का निर्धारण हम प्रायोगिक विधियों द्वारा पढ़ेंगे चैप्टर के आगे आने वाले हिस्से में। तब तक को आपको कोटि के बारे में छोटी छोटी बातें ध्यान रख लेनी है। इस पर कुछ सवाल भी पूछे जा सकते हैं जो कि थ्योरेटिकल सवाल होते हैं। तो आइए उनके बारे में बात करते हैं कि वो सवाल किस तरह से बनते हैं और उन्हें कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
अब क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से सुनना कि ऐसी एक अभिक्रिया है, इसके लिए दर का नियम ये है। अब बोल रहे हैं सही कथन का चुनाव करिए। बोल रहे हैं अभिक्रिया सरल हो सकती है, जटिल हो सकती है, अभिक्रिया सरल ही होना चाहिए, कुछ कह नहीं सकते, राइट। तो आप इसमें चुनेंगे कि आपको देखकर तो लगेगा अच्छा ए के सापेक्ष कोटि ए के गुणांक के बराबर, बी के सापेक्ष कोटि बी के गुणांक के बराबर, सब कुछ सरल जैसा दिख रहा है। लेकिन मैंने अभी अभी आपको समझाया यदि किसी अभिक्रिया की कोटि 1, 2 या 3 हो तो वो सरल अथवा जटिल दोनों हो सकती है। आपको भावनाओं में नहीं बहना है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए अथवा बी दोनों। यानी अभिक्रिया सरल भी हो सकती है और जटिल भी हो सकती है। अभिक्रिया सरल ही होना चाहिए, ये गलत है, और हम कुछ कह पा रहे हैं इसका मतलब ये भी हमारा गलत हो गया, राइट। तो इस तरह की बात हमारे पास आ गई। अब जरा हम एक और सवाल करें, तो मैं ऑप्शन वही लिख रहा हूँ, केवल ऊपर वाली भाषाएं बदल दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। तो ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, राइट, और ऑप्शन डी में बदल दे रहा हूँ, अभिक्रिया जटिल ही होना चाहिए। क्या बदलाव है सवाल में जरा देखो। अब जरा चुनिए क्या सही कथन होगा। ए के सापेक्ष कोटि 1 है, बी के सापेक्ष कोटि 2 है, राइट। तो अब क्या है, तो सरल हो सकती है। आपको लगेगा हाँ कोटि 1 या 2 या 3 है तो सरल हो सकती है, लेकिन ये जवाब गलत है। जटिल हो सकती है, ये भी गलत है, क्योंकि आप कहेंगे अभिक्रिया जटिल ही होना चाहिए, तो हो सकती है वाली बात ही नहीं होगी। अब ये क्यों, तो ये थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, उस पर आधारित है। क्या है उस पर आधारित, कि सरल अभिक्रिया में अभिकारकों के सापेक्ष कोटि, अभी थोड़ी देर पहले लिखा हमने, अभिकारकों के सापेक्ष कोटि बराबर गुणांक उत्पाद एवं उत्प्रेरक के सापेक्ष कोटि बराबर 0। ये हमें पता होना चाहिए। यानी अगर हमें बोल दिया अभिक्रिया सरल है तो हम ये फॉलो करेंगे। अब हमें यहाँ बोला तो नहीं, लेकिन अगर आप कोटि मिलाएं तो ये 1 और ये 2, तो ये तो उल्टा पुल्टा हो गया। इसका मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो ही नहीं हो रही, तो सरल होने की जो संभावना थी वो भी यहाँ पर खत्म कर दी गई। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, अभिक्रिया केवल और केवल क्या होगी, जटिल ही होगी, सरल होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अब और बात करें इस पर, तो ये ऑप्शन हटाए मैंने, ये कहानी हटाई, और यहाँ फिर से मान बदले, यहाँ मैंने मान बदले, तो ए के सापेक्ष कोटि 1 और बी के सापेक्ष 0। फिर से क्या आंसर आ गया, अभिक्रिया क्या होनी चाहिए, जटिल। अगर बी के सापेक्ष में कर दूं -1 तो भी आंसर आ जाएगा, जटिल ही होनी चाहिए। ए के सापेक्ष कर दूं मैं 1.5 तो भी आंसर क्या आएगा, जटिल ही होनी चाहिए। यानी एक परिस्थिति में संभावनाएं बनती है इसके सरल होने की, कब, जब ए के सापेक्ष कोटि इसके गुणांक के बराबर और बी के सापेक्ष कोटि इसके गुणांक के बराबर हो, तब इसके सरल होने की संभावनाएं है। लेकिन तब भी हमें पता होना आवश्यक है, तब भी हमें पता होना आवश्यक है कि अभिक्रिया सरल है या नहीं है। यानी हम अपनी तरफ से कभी भी अभिक्रिया को सरल नहीं कह सकते। सवाल वाले ने कहा हुआ है कि अभिक्रिया सरल है, तो हम क्या करेंगे, अभिकारकों के सापेक्ष कोटि को गुणांक के बराबर कर देंगे और उत्पादकों और उत्प्रेरक के सापेक्ष कोटि को 0 कर देंगे। अब मैं अगर इन दोनों बातों को मिलाऊं तो मुझे एक काम की बात नजर आती है, जरा ध्यान से देना। तो सरल के लिए क्या है कि कोटि का मान, कुल कोटि का मान 1, 2 या 3 होना चाहिए, और अभिकारकों के सापेक्ष कोटि का मान गुणांक के बराबर होना चाहिए, और उत्पादों के सापेक्ष कोटि का मान 0 होता है। तो ये मान लीजिए अगर ये एक सरल अभिक्रिया है, क्या है ये, सरल अभिक्रिया है, तो इसके लिए दर का नियम क्या हो जाएगा, ROR बराबर K A की पावर अल्फा B की पावर बीटा। अब कंडीशन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर या तो 1 या 2
या 3 प्लस अल्फा एंड बीटा पूर्णांक होने चाहिए। तो जब ये दो कंडीशन है, पहली दूसरी, तो इसके साथ साथ ही दोनों कंडीशन के लिए हमारे पास एक कंडीशन और आ जाती है। उसकी बात हम लोग करें, जरा ध्यान से देखना। क्या? इधर अल्फा के मान है और इधर बीटा के मान है। ठीक, अल्फा बराबर 0 1 2, एक कॉलम और बना देते हैं। और 3, बीटा बराबर भी 3 2 1 और 0, ये एक कॉलम इधर बीटा के लिए भी हमने बना दिया। ठीक, तो इस तरह की हमने बात की। अब जरा ध्यान से देखें हम लोग, तो जब अल्फा 0 है तो बीटा का 3 होना आवश्यक है। अल्फा जब 0 है तो बीटा का 3 होना आवश्यक है। और हम बात कर रहे हैं, अल्फा जब 0 है तो बीटा 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 0 नहीं, क्योंकि अल्फा 0 और बीटा 0 तो अभिक्रिया के गुणांक ही खत्म हो गए। जब अल्फा 1 है तो बीटा 3 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक, जब अल्फा आपके पास अल्फा जब 2 है तो बीटा 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। जब अल्फा 3 है तो बीटा ना तो 3 हो सकता, ना 2 हो सकता, ना 1 हो सकता, केवल क्या हो सकता है? 0। इसका मतलब ये टेबल मैंने बनाई है, अल्फा प्लस बीटा का योग बराबर 3 और अल्फा और बीटा का मान भी केवल क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में भी क्या क्या परमिजिबिलिटी है? 0 1 0 या 1 या 2 या 3, यही हमारे पास संभावनाएं हैं, इससे ज़्यादा संभावनाएं हमारे पास नहीं है। राइट, तो ये हमारी कहानी है। बीटा का मान 3 हो सकता है। राइट, अगर बीटा 3 है तो अल्फा 0 नहीं होगा, सॉरी अल्फा 0 हो सकता है, 1 2 3 नहीं हो सकता। उसी तरह अल्फा 3 है तो बीटा 1 2 3 नहीं हो सकता, केवल 0 हो सकता है। राइट, तो ये हमारे पास सारणी है जो आपको याद रखनी है सरल अभिक्रिया के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट कहानी है कि अगर सरल है तो ये होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 2 या 3 होना चाहिए, अल्फा और बीटा का मान 0 1 2 या 3, और उसमें भी किस तरह से होना चाहिए, ये हमारे पास संभावनाएं हमने दर्शाई है। तो बच्चों, आज जो हमने पढ़ा वो सबसे पहले दर के नियम के बारे में पढ़ा, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ा जो कि केवल सरल अभिक्रियाओं के लिए था। फिर हमने दर के नियम के बारे में पढ़ा। दर का नियम, एक सामान्य दर का नियम ऐसा हो सकता है, राइट, अगर जटिल की बात करें तो कोटि जो होती है, एन कोटि जो होती है वो एन आपका शून्य, भिन्नात्मक, ऋणात्मक और पूर्णांक संख्या हो सकता है। और जटिल की बात करें तो एन बराबर केवल ये हो सकता है, और उसकी कहानी मैंने और अच्छे से इधर समझा दी। तो ये तो किसकी? जटिल की बात, और ये किसकी? सरल की बात। तो सरल की कहानी अच्छे से और इधर क्लियर कर दी है। ये सारी शर्तें आपको याद होनी चाहिए। काम काम की बातें मैंने अभी भी बोर्ड पर लिखी हुई हैं, जो आपको आज के लेक्चर की दर के नियम में सबसे बड़ी काम की बातें। सरल कहा गया है तो कोटि अभिकारकों के गुणांकों के योग के बराबर होगी। राइट, अभिकारकों के सापेक्ष कोटि गुणांक के बराबर सापेक्षिक गुणांक, और उत्पाद और उत्प्रेरक के सापेक्ष कोटि 0। जटिल है तो शून्य, भिन्नात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक कुछ भी हो सकती है। सरल है तो केवल पूर्णांक संख्या हो सकती है, और पूर्णांक में भी 1 2 या 3 हो सकती है। ये क्यों होती है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। इसकी बात अब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे कि क्यों 1 2 या 3 ही हो सकती है और कोई क्यों नहीं हो सकती। फिर 1 2 3 में भी कंडीशन है कि योग 1 2 3 हो सकता है, इसका मतलब इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू 0 1 या 2 या 3 के बीच ही हो सकती है। अगर इन दोनों में से कोई एक 3 है तो दूसरे वाले को 0 होना पड़ेगा। राइट, पहला वाला 3 है तो दूसरा वाला 0, दूसरा वाला 3 है तो पहला वाला 0 होना पड़ेगा। ये सारणी यहाँ बनाई हुई है। अगर कोई एक है, अल्फा 1 है तो बीटा या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, कभी भी 3 नहीं हो सकता या 0 हो सकता है। अगर अल्फा 2 है तो बीटा केवल और केवल 1 हो सकता है, अल्फा 2 है तो बीटा केवल 1 या 0 हो सकता है, बाकी 2 और 3 नहीं हो सकता। तो ये सारी शर्तों के साथ चीज़ें हमने आज पढ़ी। ये सबसे फंडामेंटल लेक्चर माना जाएगा आज के
अब तक के तीनों लेक्चर में, क्योंकि इससे हमने आगे की चीज़ें डेवलप करनी है कि जटिल के लिए क्या होना है, सरल के लिए क्या होना है, ये सारी चीज़ें हमें बात करनी है। दर का नियम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें दर का नियम पर भी बात करनी है। अगले लेक्चर में हम दर के नियम कितने तरह से लिखे जा सकते हैं, दर के नियम के प्रारूप कितने हो सकते हैं, उसकी बात करेंगे। दो मुख्य प्रारूपों की बात करेंगे, एक अवकलनीय रूप की और एक समाकलित रूप की। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, राइट, और मज़े करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति से रोज़ आइए और पढ़ाई करिए। जो भी डाउट है आप सीधे पूछ सकते हैं फ़ोन करके। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।